आज की क्लास में हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग की एक एल्गोरिथम के बारे में जिसका नाम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर हम प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव इन दोनों के एग्जाम्पल को यहाँ पर देखने वाले हैं और लास्ट में जाकर इसकी बेसिक थ्योरी के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएंगे और साथ में इसकी थ्योरी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि यहां पर यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सी प्रोसेस को कब सीपीयू अलॉट करना है उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास में बहुत सारी एल्गोरिथम आती है, जैसे कि राउंड रोबिन एल्गोरिथम हो गई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम हो गई है, शॉर्टेस्ट जॉब हो गई है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम हो गई है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए हमारे पास में क्या क्या गिवन है। हमें 5 प्रोसेसेस गिवन है और सभी की कुछ प्रायोरिटी गिवन है हमारे पास में 1 2 3 4। ये एक इंटीजर वैल्यू गिवन है। बर्स्ट टाइम क्या होता है कि कितने टाइम के लिए इसे सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, ये भी हमें गिवन है। और अराइवल टाइम, किस टाइम पर वो सिस्टम के अंदर आई, ये प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आई, दैट इज द अराइवल टाइम हमें गिवन है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन जो हमेशा बच्चों को रहती है कि भाई इनमें से किसकी प्रायोरिटी हाई है, क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर जिसकी प्रायोरिटी हाई रहती है उसे पहले सीपीयू अलॉट होता है और जिसकी लो प्रायोरिटी होती है उसे बाद में सीपीयू अलॉट होता है। तो भाई यहां पर कंफ्यूजन हमेशा ये रहती है कि भाई 1 को हायर प्रायोरिटी मान के चलना है यहां पर, या यहां पर जो हाईएस्ट नंबर है दैट इज 3 इसको मान के चलना है हायर प्रायोरिटी। तो क्या होगा, देखो वैसे तो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। कुछ सिस्टम के अंदर तो अगर हमारे पास में जो नंबर है वो लो है तो उसकी प्रायोरिटी को क्या मान के चलेंगे, हम हाई मान के चलेंगे। और कुछ सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास में जो नंबर है वो हाई है तो उसकी प्रायोरिटी को हम क्या मान के चलेंगे, हाई मान के चलेंगे। तो ये अगर आप कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको स्पेशली मेंशन होगा कि आपकी जो प्रायोरिटी है लो वाले को हाई मान के चलना है या हाई वाले को हाई प्रायोरिटी मान के चलना होगा। तो इस केस के लिए अभी के लिए हम जैसे कि डिसाइड कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि लोअर द नंबर रिप्रेजेंट्स द हायर प्रायोरिटी, कि अभी मैं जो आपको एग्जांपल करवाने वाला हूं प्रिमिटिव का, उसके अंदर जिसका लोअर नंबर है जैसे कि 1 है तो इसको हम हायर प्रायोरिटी को मान के चलेंगे और जिसका नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रायोरिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इस एग्जांपल को अच्छे से क्लियर करते हैं, देखते हैं आगे। तो हमारे पास में ये एक टेबल गिवन है जिसके अंदर प्रोसेसेस, प्रायोरिटी, बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम गिवन है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट बनाने से हमारा जो ये शेड्यूलिंग है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी, हमें आइडिया लग जाएगा कि कब कौन सी को एग्जीक्यूट कराना है प्रोसेस को, कब कौन सी को नहीं करवाना है। तो उनका ऑर्डर डिसाइड करने में बड़ा हेल्पफुल रहता है गैंट चार्ट। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास में देखिए कि अराइवल टाइम 0 पर, मतलब हमारे पास में क्या होती है, एक रेडी क्यू होती है। रेडी क्यू का मतलब वो प्रोसेस जो कि रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, कि मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, उसको बस लाओ और एग्जीक्यूट करवा दो। रेडी क्यू के अंदर देखिए 0 टाइम के ऊपर कौन कौन आ रहा है, 0 टाइम के ऊपर P1 और P2 दोनों आ गए। P1 भी आ गया और P2 भी आ गया और दोनों कहता है कि भाई मुझे एग्जीक्यूट कर दो। अब हमें ये देखना पड़ेगा जब दोनों एक ही टाइम पर आ रहे हैं तो किसकी प्रायोरिटी हाई है। देखो P1 और P2 में से प्रायोरिटी किसकी हाई है, हमने पीछे लिखा था कि भाई लोअर द नंबर रिप्रेजेंट्स द हायर प्रायोरिटी। लोअर द नंबर रिप्रेजेंट्स द हायर प्रायोरिटी मतलब जो P1 है उसकी प्रायोरिटी को क्या मानेंगे, हम हाई मानेंगे। तो ये जो P1 है इसको हम पहले क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो 0 टाइम के ऊपर सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास में P1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, प्रिमिटिव है, लेकिन अब देखो जब तक 0 टाइम के ऊपर ये आया हुआ है और उसके बाद में सीधा कौन आ रहा है, 6 टाइम पर आ रहा है, तो मतलब जो P2 वाला है कभी भी इसको प्रिम्प्ट नहीं करेगा। तो P1 जो होगा वो अपना पूरा टाइम जितना भी उसको चाहिए, सीपीयू कितने टाइम के लिए चाहिए, सीपीयू से 4 टाइम के लिए चाहिए, तो उसको 4 टाइम तक की क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि P2 तो उसे प्रिम्प्ट कर नहीं सकता, P2 की जो प्रायोरिटी है वो P1 से क्या है, लो है, और 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया।
उसके बाद में सिस्टम में क्या कोई आया, रेडी क्यू में कोई आया? 6 सेकंड तक, मतलब 6 टाइम तक, 6 यूनिट टाइम तक कोई भी नहीं आने वाला, तो P2 अकेला रह जाएगा। P1 अपना एग्जीक्यूट हो चुका है पूरा, अब P2 अकेला बैठा है, तो अब कौन एग्जीक्यूट होगा? P2 ही एग्जीक्यूट होगा। P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, कब तक एग्जीक्यूट करेंगे? 6 सेकंड तक तो कर लेते हैं एक बार एग्जीक्यूट। 6 सेकंड के ऊपर क्या होगा, देखो एक P3 नाम की प्रोसेस भी सिस्टम में आ चुकी है और उसकी प्रायोरिटी क्या है? हाई है, क्योंकि उसका जो प्रायोरिटी नंबर है वो क्या है? लो है। तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो ये क्या करेगा? क्योंकि हमारी जो शेड्यूलिंग है वो कैसी है? प्रिमिटिव है, तो ये P2 को क्या करेगा? प्रिम्प्ट करेगा और P2 को CPU से हटा दिया जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा? P3 आ जाएगा। P3 एग्जीक्यूशन में आएगा। अब P3 जो है आप देख रहे हो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, तो अब कोई मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जीक्यूट कौन होगा? क्योंकि अगर आगे आप देखो इस टेबल के अंदर, तो इनकी प्रायोरिटी P3 से क्या रहने वाली है? हमेशा लो रहने वाली है। तो P3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो P3 अपना पूरा टाइम जितना भी उसे चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए भाई? उसे CPU चाहिए 7 के लिए, तो 7 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P3 एग्जीक्यूट होगा टोटल 13 तक। मतलब यहां तक P3 एग्जीक्यूट हो चुका है और 13 तक में देखिए कि कौन कौन हमारे इस रेडी क्यू में आ चुका है। P3 आया और वो तो एग्जीक्यूट होने के लिए चला गया, P4 और P5 भी आ चुके हैं, P3 का एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब हमारे रेडी क्यू के अंदर P2 भी बैठा है, P4 भी बैठा है और P5 भी बैठा है। इन तीनों में से किसकी प्रायोरिटी हाई है? चेक कीजिए, P2, P4 और P5 में से। P2, P4 और P5, तो देखो P2 और P5 की प्रायोरिटी तो दोनों की सेम है, P2 की और P5 की प्रायोरिटी सेम है। तो हम क्या लगाएंगे? जब दो जनों की प्रायोरिटी सेम होती है, किस किस की सेम है? P2 की और P5 की सेम है, तो हम इसके अंदर जो एल्गोरिथम लगाते हैं वो लगाते हैं FCFS। FCFS कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया है उसे पहले सर्व करो, मतलब उसे पहले एग्जीक्यूट करवाओ। तो कौन एग्जीक्यूट होगा हमारे पास में? P2 एग्जीक्यूट होगा। और P2 देखो पहले देखो कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए तो एग्जीक्यूट हो चुका था, 2 सेकंड के लिए तो उसने CPU ले लिया था। टोटल कितने सेकंड के लिए चाहिए था उसे? 3 सेकंड के लिए तो चाहिए था। 3 में से 2 सेकंड वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब कितने सेकंड के लिए P2 को देंगे? हम 1 सेकंड के लिए देंगे। मतलब 13 से 14 के लिए P2 जो होगा वो CPU को यूज कर लेगा। तो भाई P2 का काम कंप्लीट हो चुका है। अब कौन रह गए हमारे पास रेडी क्यू में? P4 और P5 दो रह गए हैं। P4 और P5 में से प्रायोरिटी किसकी हाई है? P5 की हाई है, तो भाई P5 को CPU दे दो। P5 की हाई है, कितने टाइम के लिए चाहिए? 2 के लिए चाहिए, लो जी 2 के लिए दे दिया हमने, बन गया 16। अब कौन एग्जीक्यूट होगा P5 के बाद में? रह कौन गया? ओनली P4 रह गया, P4 एग्जीक्यूट होगा। कितने टाइम के लिए? 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। टोटल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहां तक हो गया। हमने गैंट चार्ट बना लिया। गैंट चार्ट बनाने से हमें क्या मिल गया? हमें एक ऑर्डर डिसाइड हो गया कि किस ऑर्डर के अंदर कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है। अब इस गैंट चार्ट को देखते हुए हमें जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है, एक एवरेज वेटिंग टाइम निकालना होता है, और एक कई बार कंप्लीशन टाइम भी पूछ लेते हैं। तो ये सब चीजें हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे, अब वो देखते हैं। अब हम गैंट चार्ट के बेसिस पर इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट होगा? देखिए, टर्न अराउंड टाइम का सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, कंप्लीशन टाइम। इसमें से हमें माइनस करना होगा किसे? अराइवल टाइम को, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो भाई कंप्लीशन टाइम देखिए, सबसे पहले P1 का। P1 कब कंप्लीट हो रहा है? P1 कंप्लीट हो रहा है 4 सेकंड ऑफ 4 टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, यूनिट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। तो भाई 4 पे तो ये कंप्लीट हो रहा है, माइनस कर दीजिए किस में से? अराइवल टाइम में से। आया कब था? 0 अराइवल टाइम पर आया था, तो इसका जो हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम है वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। P2 के लिए देखिए, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? P2 कब कंप्लीट हो रहा है? 14 पे तो कंप्लीट हो रहा है हमारे पास में, ठीक है जी। और ये आया कब था? आया था ये 0 टाइम पर ही आया था, तो इसको कितना वेट करना पड़ गया हमारे पास में? टोटल इतना आ गया, ये इसका टर्न अराउंड टाइम आ गया। P3 के लिए बात करते हैं, तो भाई P3 का कंप्लीशन टाइम देखिए, P3 का कंप्लीशन टाइम रहेगा 13। P3 का कंप्लीशन टाइम है 13, और भाई इसका अराइवल टाइम देख लीजिए कितना है? अराइवल टाइम है 6, तो इसके पास में जो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। P4 के लिए अगर बात करें तो भाई कंप्लीशन टाइम इसका रहेगा हमारे पास में 20, और इसका जो अराइवल टाइम है वो है 11, तो इसका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा हमारे पास में।
नेक्स्ट देखिए अराइवल टाइम हमारे पास में है 12 और P5 का कंप्लीशन टाइम है हमारे पास में 16। तो भाई 16 में से 12 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया टर्न अराउंड टाइम। अब कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम को। वेटिंग टाइम देखिए कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो भाई टर्न अराउंड टाइम तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, बर्स्ट टाइम हमारे पास में गिवन है, माइनस कर दीजिए। 4 में से 4 माइनस किया 0 आ गया। 14 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास में कितना आ गया, 11 आ गया। उसके बाद में 7 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर है 9 में से माइनस कर दीजिए कितना, 4। 9 में से 4 गया तो हमारे पास में आ गया 5। 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास में आ गया 2। तो हमने इस तरीके से टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने जो भी ये निकाला था हमने यहाँ पर लिख लिया, देख लीजिए सेम ही लिखा है हमने, ठीक है जी। उसके बाद में हम आगे क्या करेंगे, इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला जाता है, इन सबका पहले सम कर लीजिए। 4, 14, 7, 9 और 4 इनका सम कर लीजिए। कितने नंबर है टोटल, 5 प्रोसेसेज है हमारे पास में, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 34 डिवाइड बाय 5 तो 6.8 यूनिट ऑफ टाइम आ गया इनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारे पास में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। वेटिंग टाइम के लिए भी हम सभी का जो वेटिंग टाइम है उनका सम करके, 5 प्रोसेसेस है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए और हमारे पास में इसका एवरेज वेटिंग टाइम भी आ जाएगा। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर, प्रिमिटिव के अंदर हम कैसे टर्न अराउंड टाइम का एवरेज और वेटिंग टाइम का एवरेज निकाल सकते हैं वो हमने देखा। अब हम एक सेकेंड एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर प्रिमिटिव की जगह पर हम नॉन प्रिमिटिव लेके चलते हैं और सेम हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को निकालेंगे। सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। हमने कुछ अगेन 5 प्रोसेसेस ली हैं, प्रायोरिटी को हमने चेंज कर दिया, एग्जांपल एकदम डिफरेंट लेके चल रहे हैं, बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम हमने ले लिए। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं भाई, देखिए इसके अंदर हमने एज्यूम कर लिया, पिछली बार हमने एज्यूम क्या किया था, लोअर द नंबर रिप्रेजेंट्स द हायर प्रायोरिटी, पिछली बार ये बोला था। अब केवल हम दूसरा ले लेते हैं क्योंकि हमें जो एग्जाम के अंदर कुछ भी आ सकता है, हायर नंबर हायर प्रायोरिटी भी आ सकता है, लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी भी आ सकते हैं। तो हम एक डिफरेंट केस लेके चल लेते हैं कि अब की बार जिसका नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी को हम क्या मान के चलेंगे, हायर मान के चलेंगे, ठीक है। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या बनाना पड़ता है आपको पता ही है, गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि भाई अराइवल टाइम 0 पर हमारी जो रेडी क्यू है, रेडी क्यू बना लीजिए। रेडी क्यू के अंदर हमारे पास में जो टाइम हमारे पास में जो 0 है, 0 टाइम पे कौन आ चुका है, P1 आ चुका है। और यहाँ पर अब की बार नॉन प्रिमिटिव है, एक बार जो आ गया मतलब वही पूरा एग्जीक्यूट होगा। P1 हमारे पास में आ चुका है। P1 के आते ही तो भाई 0 टाइम पर आया था तो P1 को दे दीजिए और P1 को जितने टाइम के लिए CPU चाहिए उतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। अगर हायर प्रायोरिटी वाला आ भी गया तो वो रेडी क्यू में क्या करता जाएगा, वेट करता चला जाएगा। तो भाई कितने टाइम के लिए चाहिए P1 को, 4 सेकंड के लिए चाहिए, तो 4 के लिए हमने इसको दे दिया, P1 एग्जीक्यूट हो गया। जब तक 4 तक में ये एग्जीक्यूट हुआ, आप देखिए अराइवल टाइम 1, 2, 3, 4 पर सारे आ चुके हैं। तो P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया और P5 भी आ गया। मतलब जब तक P1 एग्जीक्यूट हुआ तब तक ये लोग आ चुके थे और रेडी क्यू में बैठे थे, P1 का काम खत्म। अब ये चारों कहां बैठे हैं, रेडी क्यू में बैठे हैं। तो अब कौन एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। देखिए किसकी प्रायोरिटी हायर है, P4 की प्रायोरिटी हायर है, तो भाई P4 को एग्जीक्यूट करवा दीजिए। P4 कितने टाइम के लिए मांग रहा है, CPU 5 सेकंड के लिए मांग रहा है, तो भाई 5 के लिए दे दिया, हो गया 5 के लिए एग्जीक्यूट। अब P4 का काम खत्म हो चुका है, अब कौन रह गया, P2, P3, P5। P2, P3 और P5, देखो किसकी प्रायोरिटी हाई है, P2 की हाई है, तो भाई P2 को दे दीजिए। कितने टाइम के लिए, 3 के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। P2 भी एग्जीक्यूट हो चुका है। P3 और P5 में से देखिए कौन एग्जीक्यूट होगा, P3 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। P3 को कितने सेकंड के लिए चाहिए, सिर्फ 1 के लिए चाहिए, 1 के लिए दे दिया। लास्ट कौन बच गया हमारे पास में, P5 बच गया। P5 को एग्जीक्यूट करवा दीजिए 2 सेकंड के लिए और हमारा ये गैंट चार्ट रेडी हो जाएगा। गैंट चार्ट हमने बना लिया है बड़ा इजीली। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे और फिर उनका एवरेज निकालेंगे। देखिए भी
सबसे पहले आपको पता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, तो कंप्लीशन टाइम किसका, P1 का। P1 कब कंप्लीट हो रहा है, 4 पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। अराइवल कब हुआ था, 0 पर हुआ था, तो कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। नेक्स्ट P2 की बात कीजिए, P2 का कंप्लीशन हो रहा है 12 पर, अराइवल कब हुआ था, 1 पर, कितना आ गया, 11 आ गया। P3 की बात कीजिए, कंप्लीशन हो रहा है 13 पर, और अराइवल कब हुआ था, 2 पर, तो कितना आ गया, 11 आ गया। उसके बाद में P4 को देखिए, कंप्लीशन टाइम है इसका 9 और अराइवल हुआ था 3 पर, तो कितना आ गया इसका टर्न अराउंड टाइम, 6 आ गया। लास्ट देखिए P5 का कंप्लीशन टाइम है 15 माइनस अराइवल टाइम है 4, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, आपको पता है टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम माइनस कर दीजिए, 4 में से 4 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 0। 11 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8। 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। 6 में से 5 माइनस किया, 1, और 11 में से 2 माइनस किया, तो कितना आ गया हमारे पास में, 9। तो इस तरीके से हमने टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल लिया है। अब बस इनका क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो भाई एवरेज भी देख लेते हैं, हमने सेम यहां पर लिख दिया है, देख लीजिए। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 4, 11, 11, 6 और 11 इनका सम करके 5 प्रोसेसेस है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। सेम एज एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल लीजिए, 0, 8, 10, 1 और 9 इनका सम करके 5 से डिवाइड करेंगे, 28/5 कर देंगे और 5.6 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों का एवरेज, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल लिया है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल समझ आने के बाद में इसकी थ्योरी को पढ़ना और समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसकी थ्योरी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो देखिए क्या कहता है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है, कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ए मेथड ऑफ शेड्यूलिंग प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, कि ये प्रायोरिटी पे बेस्ड होती है। ये आपने अभी देख ही लिया दोनों एग्जांपल के अंदर कि सारा जो खेल है वो किसका है, प्रायोरिटी का ही तो है। इन दिस एल्गोरिथम शेड्यूलर सेलेक्ट द टास्क टू वर्क एज पर द प्रायोरिटी। जो शेड्यूलर होगा हमारे पास में, वो कौन से प्रोसेस को या टास्क को उठाएगा, वो डिसाइड कैसे होगा, उसकी प्रायोरिटी के ऊपर डिसाइड होगा, कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसी को शेड्यूलर जो होगा वो पिक करेगा और से ही क्या होगा, सीपीयू अलॉट होगा। इफ देयर एग्जिस्ट टू प्रोसेसेस इन रेडी स्टेट दैट हैव द सेम प्रायोरिटी, हमने ये देखा भी था, अगर हमारी रेडी क्यू के अंदर 2 प्रोसेसेस हैं और दोनों प्रोसेसेस की प्रायोरिटी अगर सेम आती है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, FCFS का रूल लगाएंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले प्रोसेस आई है उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाला काम हमने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर भी किया था, जहां पर हमारे पास में जो P2 था वो हमारे पास में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कारण हमने पहले एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि उस टाइम पे 2 प्रोसेसेस की जो प्रायोरिटी थी वो सेम आ रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ सीपीयू टाइम। देखो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की एक प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम, कि यहाँ पर स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है। स्टारवेशन की प्रॉब्लम का मतलब क्या रहता है, कि मान लो कि हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस आती जा रही है और एग्जीक्यूट होती रह रही है, और यह हायर प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस है उसका जो टाइम है, बर्स्ट टाइम है, वो काफी लॉन्ग है। तो क्या होगा, वो पहले एग्जीक्यूट होगी, और जो लो प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस होगी उसको वेट करना पड़ेगा काफी लंबे टाइम के लिए। तो इस कारण से इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, कि जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस होगी वो स्टार्व रह जाएगी। मतलब स्टार्व का मतलब होता है भूखा रह जाएगा, मतलब उसे सीपीयू मिल ही नहीं पाएगा। तो जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस होती है वो एक लंबे टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाती है, और हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस जो होती है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर देखने को मिलती है, कि हायर प्रायोरिटी वाली एग्जीक्यूट होती जा रही है और लो प्रायोरिटी वाली क्या है, लंबे समय के लिए पड़ी हुई है। तो ये प्रॉब्लम भी है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर। आई होप आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।